गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छठी कक्षा के दूसरे अध्याय में कल विविधता एवं भेदभाव पाठ में हमने धार्मिक विविधताओं और पूर्वाग्रहों के बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जैसा कि कल हमने पूर्वाग्रहों के बारे में पढ़ा था। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? किसी भी वर्ग, व्यक्ति आदि के संबंध में जो हमारी नकारात्मक नेगेटिव सोच बन जाती है, तो इसी प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ध्यान होगा आपको, कल मैंने बताया था कि लोगों को एक ही छवि में बांधना, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को देखकर हम किसी गांव के एक व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, जैसे उसमें हम गुण अवगुण देखते हैं, उसी आधार पर हम उस गांव को, पूरे गांव वालों को, किस गांव के व्यक्ति ऐसे हैं, पूरे गांव का आंकलन करने लग जाते हैं। तो और वही हमारी पक्की धारणा बन जाती है। तो किसी एक व्यक्ति की छवि से, किसी एक छवि के आधार पर हम जो धारणा बना लेते हैं पूरी, और उसके बारे में जो हमारी पक्की सोच बन जाती है कि सभी ऐसे हैं, यही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। किसी खास देश, धर्म, लिंग में होने के कारण किसी को, जैसे हम कह देते हैं कि उस देश के तो लोग ऐसे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। मानो हम जैसे पाकिस्तान वालों के बारे में कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जैसे भारत में जो आतंकी हमले करवाता है, तो हमारी क्या ये धारणा है कि सभी पाकिस्तानी होते हैं, ये अपराधी टाइप के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, उनमें भी हमारी तरह अच्छे और ईमानदार लोग भी होते हैं। तो एक या कुछ एक व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर सभी के बारे में वैसी सोच बनाना ही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। यही हमने कल पूर्वाग्रहों में भी पढ़ा था कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। जैसे उनमें पढ़ा था कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के विषय में धारणाएं बन जाती हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां भावुक होती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के चोट खाने पर भी रोते नहीं हैं। तो ऐसी ही जो धारणाएं बनती हैं, यही, ऐसा नहीं कि लड़कियां कमजोर होती हैं। आज हर क्षेत्र में लड़कियां कार्य करती हैं, सेना में भी लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में जहां पर लड़के हैं वहां पर आज लड़कियां भी पहुंची हुई हैं। तो इन धारणाओं को, जैसे इनके द्वारा अब लड़कियां जो सेना में गई हैं, उन्होंने इन रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आहत किया है। आगे हम देखते हैं असमानता एवं भेदभाव। असमानता और भेदभाव कब होता है? जब लोग पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो असमानता और भेदभाव होता है। किसी को हम उन्हीं तर्कों के आधार पर, जब हमारी, जैसे मैंने बताया कि एक गांव के हम कुछ एक व्यक्तियों से मिलते हैं और उनका जैसा व्यवहार होता है, जैसे अवगुण हम उनमें देखते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उस पूरे गांव के लोगों के बारे में धारणा बना लेते हैं। तो और उनसे ऐसे भेदभाव का व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनके बारे में हमारे मन में वही नेगेटिविटी जैसे उत्पन्न होगी, वही नकारात्मक विचार आएंगे, उनके गुणों को हम नहीं देख पाएंगे, तो उनके साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसे ही असमानता और भेदभाव का व्यवहार धर्म और जाति के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारे देश में पहले जाति के आधार पर ऊंच और जो निम्न वर्ग के जैसे लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भी अपने साथ नहीं आने देते थे। जैसे मंदिरों में जहाँ उच्च वर्ग के लोग जाते थे, वहाँ निम्न जातियों के लोग नहीं जा पाते थे, उनको अपने घरों में नहीं आने देते थे, अपने बर्तनों को नहीं छूने देते थे। तो इस प्रकार ये जातिगत भेदभाव होता था।
मानो एक व्यक्ति जो कि गरीब भी है और निम्न वर्ग से भी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे दोहरे भेदभाव का उसे सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो गरीबी के कारण और दूसरा उसकी जाति के आधार पर उससे भेदभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को दोहरे भेदभाव की मार झेलनी पड़ती है। अब आगे हमारा पॉइंट है भेदभाव का सामना करने पर। तो भेदभाव का सामना कैसे किए जाएं? आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। देखो, जब व्यक्तियों के साथ ऐसे भेदभाव कहाँ पर उनको ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखो, जहाँ पर वो, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना होता है, घर चलाने के लिए बाहर कार्य करने के लिए निकलना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई अच्छा काम तो मिलता नहीं था। वे घरों में साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना या फिर खेती में मजदूरी वगैरह करना, ऐसे कार्य उनको करने के लिए दिए जाते थे। और ऐसे कार्यों में भी भेदभाव होता था। ऐसे कार्यों में जैसे जो बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग थे, उनको कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, गंदगी उठाना, ऐसे कार्य ही उनसे करवाए जाते थे और उनको अछूत माना जाता था। अछूत मतलब अस्पर्श, जिनको छुआ नहीं जाए, उनको अपने घरों में नहीं आने दिया जाता था, घर की किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। तो ऐसी प्रथा जैसे हमारे देश में कब थी? स्वतंत्रता से पहले। ऐसे लोग में ही जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समय एक निम्न जाति से थे और उन्होंने ही जैसे निम्न वर्ग के मसीहा के रूप में वे आए और इस जाति प्रथा का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के भी सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप क्या जो होता है, उसका जो नक्शा बनता है, खाका बनता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष वे थे, सभापति थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वे समय के जीवन की एक घटना के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से पहली बार उनको ऐसे जाति के आधार पर भेदभाव से कैसे दुख झेलना पड़ा था, कष्ट झेलना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे लिखा है कि 1901 में जब वे केवल 9 वर्ष के थे और महाराष्ट्र का कोरेगांव, जहां पर वे दोनों भाई अपने दूसरे भाई के साथ हुए अपने पिता से मिलने जा रहे थे। वे बाहर पढ़ते थे और अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उस समय वे स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोरेगांव जो था, वे जो मुख्य रेलवे स्टेशन था, उससे पैदल जो कच्चा रास्ता जाता था, बैलगाड़ी के जरिए वहां पर जाया जाता था। तो लंबे समय तक का एक लगभग घंटों वो अपने पिता का इंतजार करते रहे और उनके पिता या फिर अन्य कोई सहायक उनकी सहायता के लिए वहां नहीं पहुंचा। उनको खड़ा देखकर जब स्टेशन मास्टर ने उनसे उनकी समस्या जानी तो और उनकी जाति पूछी, तो अंबेडकर साहब ने जैसे अपनी जाति बताई। उन्होंने कहा कि हम महार हैं। महार जैसे महाराष्ट्र के में एक निम्न जाति है वहां की। तो निम्न जाति का पता लगते ही स्टेशन मास्टर भी उनसे दूर हट गया और वो वहां पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की। वहां पर जैसे बैलगाड़ी किराए पर चलती थी जो वहां से गांव तक लोगों को पहुंचाती थी, लेकिन दुगना किराया देने पर भी कोई उनको अपनी बैलगाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अपने जीवन की इस घटना के माध्यम से यहाँ अंबेडकर साहब ने उस समय की जाति प्रथा के बारे में बताया है और उस समय भी जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया है और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही संविधान में जाति प्रथा विरोधी कानून बनाया। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी हमने देखा समानता का अधिकार दिया गया, जहाँ पर सभी लोगों को धर्म,
जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समानता का अधिकार दिया गया। नौकरियों में समानता, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता, और इसी प्रकार धारा 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता विरोधी कानून बना कि यदि कोई जाति के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। तो समानता के लिए संघर्ष, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंबेडकर साहब के साथ अन्य लोगों ने भी जाति प्रथा के विरुद्ध घोर संघर्ष किया। तो जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी जातिगत भेदभाव को भुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होना देश के लोगों की व्यवस्था बन गई थी। अगर वे जाति के आधार पर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो जानते थे कि इसी तरह लड़ते रहेंगे तो एकजुट नहीं हो पाएंगे, और एकजुट नहीं होंगे तो ब्रिटिश शासन की जड़ें उखाड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए लोगों ने आपसी भेदभाव को भुलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हुए, और इसी संघर्ष के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और देश के आजादी के बाद जो हमारा संविधान बनाया गया, तो संविधान में जैसे मैंने अभी पहले बताया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष बने, और संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध माना गया। मौलिक अधिकारों में धारा 17 के अनुसार इसे अपराध घोषित कर दिया गया। अब हमारे देश में हम देखते हैं बच्चों, आप भी देखते हो स्कूल में, कक्षा में, कहीं सब बच्चे जैसे मिलजुल कर रहते हैं, अब सब में सद्भाव से रहते हैं। तो इसी प्रकार से सभी को समान माना गया है। गरीबों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार अवश्य दिए गए हैं। जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो गरीब थे, उनके विकास के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिनको आरक्षण की सुविधाएं कहा जाता है। तो यहीं पर ये हमारा पाठ पूरा होता है।